फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज जो है कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ने वाले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं। ठीक है, तो और आगे की बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस क्लासेस में जितने भी जो है कि केंद्रीय योजनाओं पे क्लासेस चली हैं या जो भी क्लासेस चली हैं, ये सारे जो है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम क्या इसको पढ़ने से हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो टोटली जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ इधर उधर का नहीं है। आप बस पढ़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन है या जो भी ज़रूरत की आपकी चीज़ें हैं वो हम आपको जितना भी हो सकेगा अवेलेबल कराएंगे। बस आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो जितनी भी योजनाएं हैं सब महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सारे जैसे कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कौन पूछा जाएगा कौन नहीं पूछा जाएगा ये मैं झूठा दावा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जिस पे लगता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पर इंपॉर्टेंट जरूर लिखा जाता है। तो आप हर एक योजनाओं को पढ़िए, कब कौन सा पूछ दे, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर हमारी टीचिंग स्किल अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें। अगर कोई किसी क्वेश्चन पे डाउट है वो भी कमेंट करें। कुछ बच्चों के ऐसे मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि मैम थोड़ी विजुअलिटी प्रॉब्लम है उनको यहाँ की, तो मेरे पास अभी रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहा तो बेशक जो है कि यहाँ पे डिजिटल कैमरा भी होगा, डिजिटल बोर्ड भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि एक टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा ताकि आप सब बच्चे टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ पे एक हमारी कम्युनिटी बने। वहाँ पे जो है कि आपको क्वेश्चंस और जिस तरीके के भी डाउट्स होंगे हर एक चीज़ आपसे शेयर किया जाएगा, एक ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि सेंड करूँगी, बताऊँगी। और जो है कि बस आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए, बाकी चीज़ें हम पे हैं। ठीक है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आपको अगर जो है कि हमारी टीचिंग स्किल समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जाए वो पढ़े। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि BBB बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब चला था? 22 जनवरी 2015 को ये योजना चलाई गई थी। इसके बारे में कुछ दो टुक बातें रखना चाहूँगी कि ये योजना चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किस लिए चलाया गया। सबसे पहले ये जो कि भ्रूण हत्या को देख करके ये चलाया गया कि भ्रूण हत्या जो कर दी जाती है तो उसके लिए कुछ गंभीर मुद्दे हैं जो कि आपके सामने मैं भी रखना चाहती हूँ। ये चीज़ कि ये योजना, ये बात तो कही गई ठीक है कि लिंग का जो जांच होता है वो कानूनन अपराध होता है। ठीक है, माँ बाप पे उसके लिए सज़ा लग सकती है, सारी चीज़ें ठीक है सरकार की तरफ से पहले भी चलाई गई। ठीक है, लेकिन जो कानूनी वो बातें हैं उसका मतलब कितना तक निकलता है। किसी भी माँ बाप को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि भ्रूण हत्या वो करे? कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि अपने बच्चे का वो भ्रूण हत्या करे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपनी आगामी चीज़ों को देखता है कि क्या क्या हमारे बच्चे के साथ आगे हो सकता है अगर लड़की निकली तो। सबसे पहली समस्या है कि वो जब से पैदा होती है तब से उसको कहीं भी आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना है हर जगह, और माँ बाप से ज़्यादा बाहर की बाउंडेशन जो समाज के द्वारा लगती है वो सबसे ज़्यादा उसके लिए तकलीफ़ वाली चीज़ होती है। तो वो है चीज़ें। सेकेंड नंबर जो है कि उसकी पढ़ाई को लेकर कहता है अगर गरीब माँ बाप हैं। दूसरा चीज़ भ्रूण हत्या का एक कारण बन जाता है कि गरीब परिवार अगर गरीब है तो वो किस तरीके से अपने बेटी की परवरिश करेगा, किस तरीके से पढ़ाई कराएगा, प्लस शादी का जो सबसे अहम मुद्दा आता है शादी का कि किस तरीके से शादी करेगा। क्योंकि हमारे समाज में जो एक दहेज प्रथा जैसी कुरीति फैली हुई है इस चीज़ के चलते वो दब जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं। और फोर्थ चीज़ कि अगर शादी वो कर भी देता है, अगर उसको अच्छा जो है कि जीवन साथी नहीं मिलता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ता है। तो बस इस चीज़ के लिए एक पैमाना बना देना कि कानूनन अपराध है भ्रूण जांच और आपको इतने साल की सज़ा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार को वहाँ पे सोचने की ज़रूरत थी कि ऐसा कौन सा मुद्दा आ जाता है जहाँ पे माँ बाप विवश हो जाते हैं अपने ही बच्चे का जो है कि अपने ही बच्चे को ख़त्म करने के लिए। तो वहाँ पे जो होता है कि सरकार को कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ ये चीज़, इस चीज़ का मैं बिल्कुल फेवर नहीं करती कि लिंग जांच करवाए, भ्रूण हत्या सही है, लेकिन वो किस कारणों से करते हैं ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे नारियों को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पे नारियों को जो है कि एक शक्ति का रूप माना गया है। इसके सामने कहा जाता है कि इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर और उसको नमस्कार किया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है कि नारी के साथ जिस तरीके के अपराध होते हैं जो कि कहने में भी नहीं समझ में आता, उसके लिए शब्द नहीं मिलते हैं कि किस किस तरीके से जो है कि हमारे ही समाज में ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि वहाँ पे माँ बाप बहुत ही विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं उन
रीति रिवाजों के चलते। तो कहीं ना कहीं ये मेरा आपसे कहने का मतलब बस ये है कि हम अपनी सोच को बदले। अगर एक एक इंसान अपनी सोच को बदलता है तो सब में समानता हो जाएगी। वो चाहे, ये मैं नहीं कहती कि हर जगह और लड़कियां ही सही हैं, कहीं कहीं ये मुद्दा उल्टा भी पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति अपना नज़रिया बदले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे के प्रति अपना नज़रिया बदले, ठीक है। तो आइए अब योजनाओं पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये जो योजना आई बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि बस एक इस तरीके का एक रूल लागू कर देना सही नहीं है। आप माँ बाप को इतनी गारंटी दीजिए कि आपकी बेटी जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहेगी, जहाँ जिस राज्य में है वहाँ सुरक्षित रहेगी, कानून उसको सुरक्षा दे, सरकार उसको सुरक्षा दे उस तरीके की, उसके पढ़ाई के लिए जो है कि एक बेहतरीन कदम उठाए, उसको स्कॉलरशिप उस तरीके की दी जाए कि अगर गरीब माँ बाप हैं तो उसके बच्ची को उस तरीके की जो है कि फैसिलिटी दी जाए कि वो पढ़ाई कर सके अपनी। थर्ड चीज़ है कि जो है कि ये कुरीति बनी हुई है, अगर माँ बाप अपने मन से जो है कि दहेज प्रथा का भी कहीं ना कहीं कानून के द्वारा बनी हुई है, बस वो चीज़ें किताब जो है कि हमारे कानून में है, बस वो चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि सारेआम जो है कि दहेज प्रथा भी जैसी चीज़ें भी यहाँ पे समाज में एक कुरीति है। तो ये चीज़ें जो है कि समाप्त होनी चाहिए, तब जा कर के जो है कि भारत जो है कि असली जो है कि इस जो मंत्र का है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो इस चीज़ का असली मायने तब निकल के आएगा कि हाँ, भारत में ही जो है कि स्त्रियों को पूजनीय माना जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में स्त्रियों को पूजनीय माना जाता है। जितने भी जघन्य अपराध हैं आजकल देखने में आते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा यहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है कि मैं आपके सामने ये बातें व्यक्त कर रही हूँ कि ताकि आप भी इस चीज़ को समझें और हर एक व्यक्ति अपना नज़रिया बदले, क्योंकि सरकार के नियम लगा देने से और किसी को फांसी की सज़ा दे देने से पूरा समाज नहीं बदल जाएगा। एक एक व्यक्ति को अपना नज़रिया सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है कि योजना पे चलते हैं। ये जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस योजना की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में हुई, हरियाणा के पानीपत में, ठीक है, पानीपत ज़िले में। क्योंकि हरियाणा में जो है कि बहुत ही बुरी तरीके से जो है कि लिंगानुपात जो है कि घटता जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। जब गणना हुआ तो बेटे और बेटियों में की संख्या में इतना ज़्यादा अंतर पाया गया, इतना ज़्यादा आंकड़ा पाया गया, तो जो है कि वहाँ पे ये चीज़ ये बहुत ज़ोर शोर से सबसे पहले चलाया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि सरकार की तरफ से जब लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि उनकी बेटी होगी वो सुरक्षित रहेगी, जहाँ भी रहेगी उसके पढ़ाई के लिए भी, और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो वो कहीं ना कहीं अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन ढंग से यापन कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के जो है कि हरियाणा के पानीपत में 100 जिलों में जो है कि निम्न लिंगानुपात जैसी गणना पाई गई। तो सबसे पहले कहाँ चला था ये योजना? हरियाणा में। अगर पूछता है कि हरियाणा के किस जिले में, तो आप बताएंगे पानीपत में, ठीक है। और ये जो है कि किसके द्वारा चालू किया गया, तो यहाँ पे है कि महिला व बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय है, और जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि इन 4 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल के द्वारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सुचारू रूप से आगे चलाया गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग के आज देखते हैं हम कि हरियाणा की बेटी ही सबसे ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं। पूरे भारत का जो है कि सिर गर्व से ऊंचा हो गया है, तो हरियाणा की बेटियां ही आज आगे बढ़ी हैं। तो ये अभियान बहुत ही रंग लाया है, क्योंकि कहीं किसी के भी माँ बाप बुरे नहीं होते। वहाँ पर बेटियों को जिस तरीके से संरक्षण अब दिया गया है, वहाँ से लगातार बेटियाँ निकल के आ रही हैं, ऐसी ऐसी जो भारत का जो है कि नाम रोशन कर दी हैं। तो अब देखते हैं कि ये 2001 में जब ये अभी योजना लागू नहीं हुई थी, तो जो गणना हुआ 2001 में जो है कि 1000 लड़के पे 927 लड़कियां, इसको कहते हैं लिंगानुपात, यानी कि जहां 1000 लड़कों की संख्या है वहां पे लड़कियों की संख्या 927 है, यानी कि इतने का डिफरेंस मिल रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे जो है कि भेद किया जा रहा था लड़के लड़कियों में, इस तरीके का लिंगानुपात था। वही ये योजना जब लागू किया गया तो उस समय जो था कि 2015 में योजना बढ़ गया 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां, यानी कि कुछ इजाफा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ इजाफा हुआ है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहली चीज़ है कि ये आप बताएंगे कि ये किस सन में, तो 22 जनवरी 2015 को, सबसे पहली चीज़, ठीक है। उद्देश्य में आता है कि बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब जाके यहाँ पे कानूनन अपराध माँ बाप को घोषित कर देना कि लिंग जांच जो है कि कानूनन अपराध है, बस कहने से नहीं हो जाता है। यहाँ पे सरकार का सक्रिय कदम था कि बालिकाओं का अस्तित्व, यानी कि वो जहाँ भी हैं उनका अस्तित्व बना रहे, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है। उन पे किसी भी तरीके का जो है कि प्रताड़ना जो है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा,
ठीक है। जो भी इस तरीके का जघन्य अपराध करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब इस तरीके की बात आती है तो माँ बाप भी वहाँ पे सुनिश्चित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित की गई, कि सरकार द्वारा ये दिया गया, ये बात कहा गया, इस तरीके का प्रावधान आया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। वो जहाँ भी रहेंगी उनको उस तरीके की सिक्योरिटी मिलेगी, उनको कहीं जाने कहीं आने से किसी भी तरीके का जो है कि परेशानियों का सामना नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके की बात की गई। सेकंड में कि बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित किया गया कि बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके की स्कॉलरशिप हो गई या जो भी चीज़ें हो गई उनको दी जाएंगी, ठीक है। इसी का जो है कि सह योजना कहलाएगी सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोनों जो है कि एक दूसरे से रिलेटेड जैसे सहायक योजना कहे जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस योजना में जो है कि बिटिया के बारे में हर एक चीज़ सोची गई है। पहला क्या है कि उसके अस्तित्व और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित सरकार कर रही है। दूसरे नंबर पे उसकी शिक्षा दे रही है। और तीसरे नंबर पे क्या बात कही जा रही है कि उसके शादी के लिए भी माँ बाप कुछ मतलब योगदान अगर इस तरीके का करते हैं कि वो कुछ बचा के अपनी बेटी के लिए कोई योजना, उनके लिए बेहतरीन योजना है कि इस पर इतने ही % इस तरीके के ब्याज बढ़ेंगे। आप यहाँ पे जो है कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए बचपन से ही पैसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे आपको जो है कि उसके शादी के लिए शादी इत्यादि के लिए कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके की योजना शादी को लेकर के सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि लड़कियों को समृद्ध बनाना, उनके लिए पैसे इकट्ठा करके रखना, ठीक है। ये कब चला था? ये दोनों का डेट सेम है, इसलिए डेट महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और टॉपिक तो दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये दोनों सहायक योजनाएं हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक ही टाइम भी एक ही है, 22 जनवरी 2015। इसका उद्देश्य क्या है कि परिवार का बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलना, ठीक है। इसका पहला मुद्दा क्या था कि परिवार में जो लड़के लड़कियों को लेकर भेद है कि लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके अपेक्षा लड़कियों को किसी भी स्कूल में भेज देना, उनमें बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर के, खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ को दृष्टिकोण देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना कि इस तरीके का भेदभाव करेंगे तो आपकी लड़कियाँ बढ़ नहीं पाएंगी आगे, वो चाह करके भी उनके अंदर जो है कि टैलेंट होते हुए भी आगे नहीं जा पाएंगी। तो इस चीज़ को सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना द्वारा इसका उद्देश्य इसका यही था कि जो है कि बेटे बेटियों में भेद करना खत्म करना। अब दूसरा आता है कि बालिकाओं के लिए बचत का प्रोत्साहन। जैसे कि शुरू से देखा जाता है कि माँ बाप का अगर बच्चा होता है, बेटा है, तो शुरू से उसके बारे में सोचने लगते थे, पहले की बात हो रही है, तो शुरू से बेटे के बारे में सोचने लगते थे, जो भी चीज़ें होती थी कि बेटे के लिए रखी जाएंगी। लेकिन इस योजना के तहत उसमें है कि बेटियों के बारे में भी माँ बाप सोचे, अगर बेटे के लिए प्रति माह 10,000 बचा रहे हैं तो बेटी के लिए भी 10,000 प्रति माह बचा करके सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसको जमा करके उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए उस चीज़ को रख सकते हैं, ठीक है। उसमें है कि प्रावधान क्या है, तो ये एक तरीके का एक खाता, बैंक खाता है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये खोला कब जाएगा? जब बिटिया होती है उससे उसकी आयु जब 10 वर्ष होती है, उसके बीच में जो है कि सुकन्या समृद्धि योजना ये जो है कि उसके नाम से खाता खुलता है। 10 वर्ष से कम आयु में खाता खुलेगा और न्यूनतम आपके पास कम से कम जो है कि प्रति माह जमा करने के लिए 1,000 और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख प्रति वर्ष जमा उसमें कर सकते हैं। जितना आपका जिस तरीके का आपका जो है कि कैपेसिटी है, जिस तरीके की जितना आपके पास इनकम है, जिस तरीके की व्यवस्था है, उसके हिसाब से 1,000 से 1.5 लाख के बीच में आप जो है कि पैसे को भर सकते हैं। अब है कि खाता जो है कि कब मैच्योर होता है, तो इसमें तो प्रावधान है कि खाता जो है कि जब लड़की 21 वर्ष की होती है तो उसमें खाता को मैच्योर मान लिया जाता है, तो उस समय आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि इसमें जो ब्याज दर होता है 7.6 का होता है। ब्याज दर कितना होता है? 7.6%, 6 या 7% का होता है इसमें ब्याज दर, ठीक है। तो ये योजना या तो 21 वर्ष पे उसको म्यूचुअल फंड मान लिया जाता है, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, या फिर शादी पर आप जब भी उसकी शादी कर रहे हैं, क्योंकि शादी का जो है कि लिमिटेशन 18 वर्ष रखा गया है लड़कियों का। तो आप ये अगर उस जो है 21 साल के पहले ही आप 18 साल पे कर रहे हैं तो 18 साल पे, 19 साल पे, 20 साल पे और 21 साल पे तो मैच्योर हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है आपको रिस्ट्रिक्शन के 21 साल में आपको शादी कर ही देना है। ये एक म्यूचुअल फंड अपना है कि 21 वर्ष पे जब लड़की 21 वर्ष की हो रही है तो वहाँ पर वो जो है कि आपका वो म्यूचुअल फंड हो जा रहा है, पैसे उसमें पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की योजना, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये योजना अच्छी लगी होगी। आप जो है कि अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करिए और पढ़ाई के साथ साथ जो है कि नज़रिया भी अपना बदलिए, जो है कि एक दूसरे के प्रति, नहीं कहती हूँ कि लड़कियों के प्रति बदले, लड़कियाँ कभी कभी लड़कियों का भी सोच जो है कि इस तरीके का होता है, तो हर एक इंसान का एक इंसानियत सोच रखें। अब आइए आगे और योजनाएं देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,
ठीक है। ये ग्राम ज्योति योजना ये कब चलाई गई थी? 20 नवंबर 2011 को ये योजना चलाई गई थी। अच्छा, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि ज्योति योजना किससे संबंधित है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्योति योजना अगर पूछता है तो कई सारे ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं आपको, तो ये विद्युत योजना से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 20 नवंबर 2011 को चलाया गया था। अच्छा, ये सब पहले जो था कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, यह है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसके स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाया गया। क्यों उसके स्थान पे चलाया गया? क्योंकि ये योजना जो है कि विद्युत से संबंधित है, यानी कि गांव-गांव में विद्युत की सप्लाई करना, जो है कि लाइट भेजना, ठीक है, विद्युत भेजना। तो इसमें क्या है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें थी, जैसे कि उसमें एक टारगेट बनाया गया था कि किसी भी गांव को ये नाम देना हो कि उस गांव में विद्युतीकरण हो गया है, विद्युत का विकास हो गया है। तो अगर किसी गांव में 10 घरों में भी लाइट आ रही है, 10 घरों में भी बिजली का सप्लाई कर दिया गया, बाकी सब आधा अधूरा रहा, कहने का मतलब है कि एक कोरम पूरा करना, तो उस गांव का नाम उस सूची में आ जाता था कि हाँ, इस गाँव का में विद्युतीकरण हो चुका है। तो इस तरीके की योजना थी, एक कोरम पूरा करने वाली योजना ये एक तरीके से हो गई थी। किन्हीं किन्हीं गाँव में तो विकास हो रहा था, किन्हीं किन्हीं गाँव में जब बस लाइट दौड़ा दिया गया, जो है कि तार दौड़ा दिए गए और उसमें विद्युत का संचार नहीं भी हो रहा है, फिर भी उसका नाम विद्युतीकरण में दे दिया गया। तो ये योजना, इस योजना में सुधार करके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि है, जो गैर कृषि, यानी कि सभी लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम जो क्या होता है कि लोग कृषि से जुड़े होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कृषि, और गैर कृषि यानी कि जो कृषि नहीं भी करता, यानी कि समस्त लोगों पे, कहने का मतलब ये है। तो ग्रामीण इलाकों में विद्युत की आपूर्ति करना, यानी कि घर घर बिजली देना, कहने का बात ये है, असली मुद्दा ये था, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की अवधि में सुधार, सबसे बड़ी चीज़ क्या कि अवधि में सुधार। हम लोग जैसे कि अपने बचपन में हमने देखा था कि लाइट की जो प्रक्रिया होती थी, जब लाइट आती थी हम लोग के बचपन के टाइम में, तो ऐसा होता था कि एकदम लिमिट होता था कि आपको इतने घंटे बिजली मिलेगी, जैसे कि एक हफ्ते सुबह देता था तो एक हफ्ते रात में देता था, इस तरीके की बिजली। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आपको दोनों टाइम आपको बिजली की व्यवस्था दी जाए, बिजली नहीं आती थी दोनों टाइम, ठीक है, शिफ्ट बना दिए गए थे, यानी कि एक बहुत ही लिमिटेशन में था, कभी आया कभी नहीं आया। विद्युत की सप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती थी, अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो एक महीने की छुट्टी हो जाती थी कि गाँव में नहीं आता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो थी, जबकि आज बहुत ही विकास हो गया है, बिना लाइट के कुछ भी संभव ही नहीं है, लोग पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो चुके हैं। तो अवधि में सुधार, यानी कि इसमें एक समय तय करना कि कम से कम इतने घंटे ग्रामों में भी, रूरल जो है कि एरियाज में भी लाइट रहे, इस चीज़ का जो है कि सुधार किया गया। दूसरा क्या है कि मीटर के अनुसार खपत द्वारा बिल का भुगतान, ठीक है, ये सुधार तो किया गया है, लेकिन अब क्या है कि मीटर के द्वारा, यानी कि अब घरों घरों में भी, ग्रामीण में पहले शहरी अंचल में था, लेकिन अब ग्रामीण अंचल में भी मीटर लगते हैं। मीटर के हिसाब से आप जितना लाइट का यूज़ करते हो, आप अपने हिसाब से उसका बिजली का बिल भुगतान करोगे। जबकि पहले क्या था, पहले ये था कि फिक्स होता था कि एक महीने में आपको 100, 150, 200 जिस तरीके का आ रहा है बिजली का बिल, उस तरीके से आपको भुगतान करना है, एक फिक्स होता था, ठीक है। अब जलाओ ना जलाओ लाइट, अब क्या है कि लोगों को इसके प्रति, ये लगाने से एक चीज़ और बेनिफिट हो रहा है, मीटर लगाने से ये होता है कि लोग बिजली की अहमियत को समझेंगे। जब मीटर लगेगा उसके अकॉर्डिंग जो है कि बिल उठेगा, तो लोग बिजली की भी महत्व को समझेंगे, ठीक है। अगर उनके पास से पैसा जा रहा है तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें इसका जो है कि इसको क्या करना चाहिए, इसका कम से कम उपयोग करें, ठीक है, अपने लिमिट में रख के करें, जितना हमारा व्यवस्था है उसके हिसाब से करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग इससे बिजली की अहमियत को भी समझेंगे, ठीक है। और है कि अधिक मांग के समय लोड में कमी, जैसे कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि अब लोगों को एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि चीज़ें चला रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि बिजली की मांग जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी, तो इसमें लोड में कमी दी जाती है, यानी कि हर तरीके की बिजली की सप्लाई आपको दी जा रही है, ठीक है, जिस हिसाब से जिसको व्यवस्था है। तो ये एक बिजली के विद्युतीकरण को लेकर के बहुत ही बढ़िया प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब चलाया गया था? 2011 में। पूछता है कि ज्योति जो है कि ज्योति योजना किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे? विद्युतीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो अब आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो एक अभी हम पढ़ेंगे, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, प्रधानमंत्री जो है कि ग्रामीण आवास के लिए ग्रामीण में क्या व्यवस्था है वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आवास योजना में शहर के लिए पढ़ रहे हैं, शहरी, ठीक है। तो ये कब चलाया गया है? 2015 में चलाया गया है।
कब चलाया गया है? 2015 में, और 2022 में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि जिनके घर टूटे फूटे हैं, जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कि बहुत ही पुराने मकान, जिनका जैसे लगता है कि वो रुक नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से जो है कि टूट फूट चुके हैं, लेकिन फिर भी उनमें लोग रह रहे हैं, उनके गिरने से उनकी मौत भी हो सकती है, ऐसा हादसा भी हो सकता है। तो इस तरीके के मकानों को जो है कि ठीक करवाया जाएगा, सरकार के द्वारा ऐसी योजना चली है। ठीक है, और इसमें है कि बेघर, जिनके पास घर नहीं है, उनको भी आवास दिया जाएगा, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको भी मकान दिए जाएंगे। और एक चीज़ ये है कि उसमें क्या किया जाएगा? पक्का मकान दिया जाएगा। ठीक है, पक्का मकान यानी कि ईंट की मकान होगी। ठीक है, बस ऐसा नहीं है कि नाम पे बस कि किसी कैसा भी आवास कर दो रहने। आवास का मतलब होता है कि कैसा भी एक जगह जहां हम अपने आप को सुरक्षित रह सके। यहाँ पे पक्का मकान की बात की गई है। ठीक है, यानी कि जो बेघर है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या फिर जिनके मकान बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, बिल्कुल पुराने हैं, तो उनके लिए भी इस तरीके की व्यवस्था की गई, या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। को पूरा करने का लक्ष्य 2015 से 2022 है। ठीक है, 2015 से क्या है? 2022, यानी कि ये जो सन चल रहा है इसमें इसको पूरा होने का समय है कब? स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पे इसको जो है कि पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल जैसे कि अमृत महोत्सव भी मनाया जाना है 75वें वर्षगांठ पे, तो इसी चीज़ को लेकर के वो टारगेट रखा गया है कि 2022 में इसको पूरा करने का संकल्प लिया गया था। हालांकि ये संकल्प जो है कि पूरा तो हुआ है, लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं हो पाया। जो कोरोना की महामारी आई, जिसमें जो है कि भारत ही नहीं लगभग पूरे देश, पूरी दुनिया हिल गई, तो उसमें थोड़ा सा इस योजना में थोड़ी कमी रह गई है। तो ये एक मतलब कि ये एक प्राकृतिक चीज़ें थी, इसको टाला नहीं जा सकता था, तो इसमें सरकार की कमी नहीं कही जाएगी। लेकिन इस योजना में काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है। अच्छा, इसका क्रियान्वयन यानी कि इसका जो है कि फंडिंग कौन करता है, यानी कि इसका रेवेन्यू कौन करता है? तो इसका रेवेन्यू जो है कि राष्ट्रीय आवास बैंक करता है। यानी कि पैसा देने का काम इस पे कौन करता है? तो राष्ट्रीय जो है कि आवास बैंक इस पे कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा 2 योजनाओं को, और जो है कि अब इतनी योजनाएं पढ़ चुके, अब आगे जो है कि 1-2 योजनाएं इसमें और बची हैं, और उत्तर प्रदेश को लेकर के जो स्पेशल योजनाएं चली हैं वो योजनाएं पढ़ेंगे। सेकेंड, उसके बाद से क्या रहेगा कि शोध प्रणाली जो है कि वो बचा हुआ है, शोध प्रणाली हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि इस ग्राम्य समाज एवं विकास में, चूँकि उत्तर प्रदेश अब ये राज्य सरकार करा रही है इस एग्ज़ाम को, तो इसमें क्या है कि ग्राम्य समाज एवं विकास में यूपी स्पेशल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ था। यूपी स्पेशल से पेट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यूपी स्पेशल की बहुत ही बेहतरीन क्लास आगे चलेंगी। ठीक है, ग्राम समाज एवं विकास के अतिरिक्त उसमें ये उसमें चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा, और निसंदेह ही वो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से और कुछ भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन लगातार कराए जाएंगे। टेलीग्राम से भी आपको जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बस जैसे ये नहीं कहिए कि मैम आप लंबा वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। चीज़ें आपको जो है कि काम लायक दी जाए, भूसा नहीं भरना है दिमाग में, बस ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में आना है, सटीक चीज़ें पढ़नी है। और आप अगर 4 योजनाएं पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि उस दिन में 4 योजनाएं कंप्लीट हो जाए, प्लस रिवीजन हो जाए पीछे वाला। इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। बहुत ज़्यादा 2 घंटे की पढ़ाई करने से मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो ये आपके लिए सफिशियंट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो है कि इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।